हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। सर, जो हमारी डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है आज वो हम देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चन और जो टॉपिक हमारे सामने आज चल रहा है वो है थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सोचना किसके बारे में? चैलेंजेस के बारे में कि सर जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो चलो देखते हैं जल्दी से। डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9? और सभी का आंसर क्या होगा? नहीं सर, नहीं याद है। तो चलो हम वापस से याद करते हैं। जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक थी क्लास 9 की, उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था? उसके फर्स्ट चैप्टर में हमने इस डेमोक्रेसी को समझा था, इसके आइडियाज को समझा था, इसके चैलेंजेस, एक है ना ब्रीफ हिस्ट्री, एक है ना समरी हमने देख ली थी कि सर ओवरऑल सिस्टम क्या है। There we track the expansion of democracy all over the world in the last 100 years। तो सर जो लास्ट 100 ईयर रहे हैं, जो लास्ट बीते हुए 100 साल है ना, उन 100 सालों के अंदर हमारा जो डेमोक्रेसी का जो ये सिस्टम है ये कैसे स्प्रेड हुआ है। तो सर क्या 100 साल पहले, 200 साल पहले, उससे पहले क्या डेमोक्रेसी नहीं थी? सर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी, किसी न किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट जरूर किया करती थी। पर सर जब हम बात करते हैं आज की मॉडर्न डे डेमोक्रेसी की, तो सर इसका जो एग्जिस्टेंस है वो आज से 100 या 200 साल पहले ही देखा जा सकता है। उससे पहले ऐसी कोई डेमोक्रेसी, मॉडर्न डे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। आगे चलते हैं। आवर रीडिंग देयर आफ्टर हैज कंफर्म्ड आवर इनिशियल इंप्रेशन। हमारी जो स्टडी है, जो हमारी रीडिंग है, उससे हमारे को पता पड़ा है कि सर कुछ ना कुछ इनिशियल फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग तो है ना डेमोक्रेसी की रही थी। फिर हम देखते हैं डेमोक्रेसी इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो सर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो सर जो डेमोक्रेसी है वो एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये समझ लो कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है। तो सर जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मतलब क्या? सर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चलाने का एक तरीका है सर डेमोक्रेसी। अब सर डेमोक्रेसी ही क्यों? आखिर डेमोक्रेसी में ऐसा अलग क्या है? तो सर जब हम बात कर लेते हैं इसके डेमो की, तो सर डेमो में साफ लिखा है, डेमो का साफ मतलब है सर पीपल, मतलब सर लोग। अब सर लोग कौन होते हैं? सर हम लोग। और क्रेसी का मतलब होता है बच्चों रूल। तो हम ये समझ सकते हैं जब हमारा ही शासन है, जब हमारा ही रूल है, तो सर हम गवर्नमेंट भी कौन सी चाहेंगे कि सर जो गवर्नमेंट है वो हमारे रोल को समझे, हमारी इंपॉर्टेंस को समझे, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन हो उसमें हमारा कोई ना कोई रोल तो हो ही हो। तो ऐसे में सर जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये देखा गया है कुछ सालों के अंदर कि सर जैसे ही ये, जब हम 100 सालों की बात करते हैं तो इन सालों में देखा गया है बच्चों कि सर लोगों के बीच में एक ना समझ आने लग गई थी, लोग समझने लग गए थे इस चीज को कि सर रिफॉर्म की तो जरूरत है। सर इसके साथ ही साथ जो ये रूल हमारे ऊपर अभी तक काम कर रहा था ना, ये जो रूल हमारे ऊपर काम कर रहा है वो सही नहीं है। इस रूल को यहाँ से उठा के बाहर निकालने की, बाहर का दरवाजा दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में बच्चों क्वेश्चन ये था कि सर अगर हमने हमारे इन किंग्स को, इस ऑटोक्रेसी को, मतलब इनको अगर उठा के इनको बाहर रख दिया, तो सर ऐसे में हमारा जो ये है ना ओवरऑल जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो गवर्न कौन करेगा? तो सर हमारे सामने आंसर आता है सर उसके लिए हम एक है ना न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे और उसी का नाम होगा सर डेमोक्रेसी। तो हम समझ चुके हैं कि सर हमारे ही लोग आगे जाके क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट को गवर्न करेंगे, गवर्नमेंट को रूल करेंगे, साथ ही साथ वो हमारे जो आइडियाज है उसको आगे तक लेकर जाएंगे। इट डज नॉट फेस अ सीरियस चैलेंज और राइवल। और इसी के साथ साथ सर जो हमारी डेमोक्रेसी है ना उसको चैलेंज करने वाला, उसका कोई राइवल जो है ना, एक है ना अच्छा जो राइवल है, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि बच्चों आप समझ सकते हो लोगों को खुद का ही तो रूल चाहिए। मतलब सर जब हम चाहते हैं कि हम ही हमारे ऊपर रूल करें, हम जो सोचते हैं, जो हम चाहते हैं वही हो, तो सर इसके लिए किसकी जरूरत है? डेमोक्रेसी की जरूरत है। और ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जहां पे लोगों की सुनी जाए। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं जहां लोगों की सुनी जाती है, जहां लोगों की इंपॉर्टेंस होती है ना सर, उसी रूल को तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी। इसी कारण डेमोक्रेसी का कोई भी चैलेंज और राइवल जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। मतलब सर ऑप्शन की बात हो रही है, डेमोक्रेसी का कोई ऑप्शन नहीं है। Yet our exploration of the various dimension of democratic politics has shown us something else as। तो सब हम समझ सकते हैं कि सर अभी तक हमने जो है ना जितना भी एक्सप्लोर किया है, जितने भी हमने डायमेंशन देखी है डेमोक्रेटिक,
पॉलिटिक्स की, उसके अंदर हम देख चुके हैं बच्चों कि सर इसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समथिंग कुछ तो यहाँ पे हमारे को चेंज करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। फिर हम देखते हैं द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी इज फार फ्रॉम रियलाइज एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। तो सर सबसे पहला जो चैलेंज जो अब हमारे सामने आ रहा है कि सर जो डेमोक्रेसी है ना, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इन थ्योरी, मतलब जब भी हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी की थ्योरी की, तो सर जो थ्योरिटिकल जो नॉलेज है वो सर जो प्रैक्टिस में जब डेमोक्रेसी आती है ना उससे बहुत ही ज्यादा अलग होती है। जब हम उसे एक्चुअल लाइफ में जब हम उसे उतारते हैं, जब हम उसे अपनी एक्चुअल लाइफ में रियलाइज करते हैं, तब हमें यह पता पड़ता है सर जो डेमोक्रेसी ने अभी तक हमसे प्रॉमिस किए हैं वो प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं। तो सर अगर आप समझाना चाहो कि सर ऐसे में कौन सा ऐसा एक है ना प्रॉमिस था जो डेमोक्रेसी अभी तक फुलफिल नहीं कर पाई है, तो सर हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इंडिया में क्या है ना बच्चों, बहुत सारी सोशल क्लासेस हैं, बहुत सारी कास्ट है। तो क्या इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी आने के बाद क्या अभी तक क्या ये सोशल जो कास्ट है, जो ये क्लासेस है, ये क्या खत्म हो गई? नहीं हुई ना, अभी तक भी एग्जिस्ट करती है। मतलब सर एक जो प्रॉपर इक्वालिटी है उसकी कोशिश डेमोक्रेसी ने जरूर करी। आज कई सारे राइट्स दिए गए हैं, कई सारे है ना लॉज बनाए गए हैं, उनको फॉर्म किया गया है ताकि सर क्या लाई जा सके, इक्वालिटी लाई जा सके। पर फिर भी आज है ना देश के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे पार्ट्स है जहां आज भी क्या देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर जो डेमोक्रेसी ने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, और यही तो उसके सामने चैलेंज भी है बच्चों। फिर हम आगे देखते हैं डेमोक्रेसी डज नॉट हैव अ चैलेंज। हाँ सर हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का कोई चैलेंज नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट फेस एनी चैलेंजेस। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि सर डेमोक्रेसी के सामने किसी भी तरीके के चैलेंजेस नहीं है, कि हाँ सर हमारे पास है ना डेमोक्रेसी का कोई ऑप्शन नहीं है, डेमोक्रेसी का कोई चैलेंजर नहीं है। तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उसके सामने चैलेंजेस नहीं है। अभी हमने एक चैलेंज की बात करी ना सर, डिस्क्रिमिनेशन को आज भी हम नहीं हटा पाए हैं। फिर हम देखते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव नोटेड द सीरियस चैलेंजेस दैट डेमोक्रेसी फेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे बच्चों कि जितनी भी हमारी डेमोक्रेसी के सामने सीरियस चैलेंजेस आ रहे हैं ना, हम उनके बारे में केस स्टडी देखेंगे, हम उनके बारे में समझेंगे कि सर आखिर ये सीरियस चैलेंजेस कौन कौन से हैं। फिर हम आगे देखते हैं अ चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम। तो सर जो ये चैलेंज है ना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी यूजुअली कॉल ओनली दोस डिफिकल्टीज अ चैलेंज व्हिच आर सिग्निफिकेंट एंड व्हिच कैन बी ओवरकम। तो सर हम है ना जब भी चैलेंजेस की बात करते हैं, जब भी हम चैलेंज की बात करते हैं ना, तो हमेशा चैलेंज करने का मतलब यही नहीं होता कि सर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं बच्चों, जब भी हमारे सामने कुछ डिफिकल्टीज आती है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम उसे चैलेंजेस कह देते हैं कि सर डेमोक्रेसी को रन करने में, ओवरऑल इस सिस्टम को रन करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, और इन प्रॉब्लम्स को ही हम क्या कहते हैं, चैलेंजेस कहते हैं। और ये जो चैलेंजेस होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, इसीलिए हमें इनसे ओवरकम करने की जरूरत है। मतलब जितना जल्दी हो सके हमें इनसे बाहर निकलना होगा। अ चैलेंज इज अ डिफिकल्टी दैट कैरीज विद इन इट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। जब भी हम बात करते हैं लाइफ में चैलेंज की, लाइफ में डिफिकल्टीज की, तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे, जब तक आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आएगी, तब तक बच्चों आप है ना अपने लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी है ना उस अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुंच पाओगे, आप है ना प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी लाइफ में क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस आए। हम अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं ना बच्चों कि इस बार है ना हमें 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, हमें 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। मतलब सर हमें नहीं पता, अगर है ना जो पेपर 80 का आ रहा है ना तो हमारी जो तैयारी है, जो हमारी प्रिपरेशन है वो कितने की है सर, 100 की है। एक बार पेपर आए तो सही। ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में होने चाहिए बच्चों, ताकि आप समझ सके कि सर अगर हमें प्रोग्रेस चाहिए, हमें कुछ अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें है ना हमारे आप से हमें अपने आप को चैलेंज करना होगा, हमें अपने आप को मोटिवेट करना होगा। फिर हम आगे देखते हैं वंस वी ओवरकम अ चैलेंज वी गो अप टू अ हायर लेवल देन बिफोर। जब भी हम हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज को फेस करेंगे, जब भी हम उनसे ओवरकम करेंगे, जब भी हम उनसे आगे बढ़ेंगे, तब सर एक नया रास्ता खुल जाएगा हमारे हायर लेवल का। मतलब
हम हमारे एक जो एग्जिस्टेंस था, जो अभी तक हम है ना ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे, उस ऑर्डिनरी लाइफ से अब हम कुछ अलग हो जाएंगे जब भी हमारी लाइफ में क्या आएगा, चैलेंज आएगा। तो सर जब भी डेमोक्रेसी के सामने कोई चैलेंज आएगा और डेमोक्रेसी उस चैलेंज को पार कर जाएगी ना, तो बच्चों डेमोक्रेसी पहले के कंपेयर में जो उसका एग्जिस्टेंस था वो उसके कंपेयर में अब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आ जाएगी। तो फिर हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर जो कंट्रीज होती है ना वो सब अलग अलग होती है। इंडिया एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, यूएसए एक अलग कंट्री है, चाइना एक अलग कंट्री है। तो ऐसे में सर वहां पे जो रहने वाले जो लोग हैं, वहां की जो सोशल कास्ट है, वो वहां का जो सोशल एक है ना पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा अलग है, वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, साथ ही साथ उसके रीजन भी बहुत अलग अलग है। तो हम ये समझ सकते हैं बच्चों कि कंट्रीज अलग हैं, इसीलिए अलग अलग चैलेंजेस जो है डेमोक्रेसी के सामने आते हैं जब हम बात करते हैं उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी की। एटलीस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोब इज स्टिल नॉट अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है ना बच्चों, आज भी देखा गया है कि सर एटलीस्ट 1/4 जो ग्लोब है ना, जब भी हम बात करते हैं 1/4 जो ग्लोब है उसमें आज भी सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलती है। तो सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है सर? डेमो मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट जो है वो आज भी 1/4 जो ग्लोब है वहां पे नहीं देखी जाती है। मतलब जब हम बात करते हैं 100 कंट्रीज की, तो आप जब उसका 1/4 करोगे मतलब एटलीस्ट कितना 25 कंट्रीज में है ना आज भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं देखी जाती है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है। ओके, फिर हम आगे देखते हैं द चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी इन दिस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी स्टार्क। और सर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी के सामने भी सर कई सारे चैलेंजेस हैं। फिर हम देखते हैं दिस कंट्रीज फेस द फाउंडेशनल challenge of making the transition to democracy and then instituting democratic government। तो हम ये समझ सकते हैं सर सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ आती है सर? फाउंडेशन पे आती है। मतलब जो शुरुआत है ना, शुरुआती चैलेंज सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है सर? एक है ना इंडिया का, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया के अंदर सर पहले जो रूल चल रहा था वो किनका था सर? वो था सर ब्रिटिश रूल। ब्रिटेन का जो रूल था वो इंडिया पे चल रहा था। अब ऐसे में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिमांड करी कि नहीं सर, हमें आपके रूल के अंडर में नहीं रहना है, हमें इस रूल को उठा के बाहर फेंकना है और क्या लेकर आना है? डेमोक्रेसी को लेकर आना है। तो चलो बच्चों, आपने हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया वाला टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, वो चैप्टर तो कवर किया ही होगा। तो बच्चों आप उस चैप्टर से आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा ना कि सर जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल को जो हमने है ना उठा के बाहर की तरफ उसको रास्ता दिखाया, वो इतना इजी नहीं था। उसके लिए कई सारे स्ट्रगल्स हुए, उसके लिए कई सारे क्या हुए बच्चों? मूवमेंट्स हुए। तो सर क्या ये जो ट्रांजिशन था कि सर ब्रिटिश रूल से हमें आज डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, क्या ये बहुत ज्यादा इजी था? नहीं था। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर सबसे बड़ा या फिर सबसे डिफिकल्ट जो हमारी सिचुएशन है वो कौन सी है सर? फाउंडेशनल है। मतलब जो एक है ना उसका जो आधार है, जो स्टार्टिंग जो फेज है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक डेमोक्रेसी के सामने। फिर हम देखते हैं देन इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सर हमने ये तो देख लिया कि सर जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका ट्रांजिशन बहुत मुश्किल होता है। सर ट्रांजिशन के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दिस इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग डाउन द एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म। अब बच्चों एक यहाँ पे टर्म आ रहा है सर, ये नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म आखिर है क्या? सर ब्रिटिश रूल की बात कर लेते हैं। क्या सर ब्रिटिश रूल जो था वो डेमोक्रेटिक रिज्म था इंडिया के लिए? उनकी कंट्री की बात नहीं हो रही, बात करते इंडिया के लिए। तो सर क्या इंडिया में जो उनका रूल चल रहा था क्या वो डेमोक्रेटिक था? बच्चों नहीं था। इसीलिए उसके डेमोक्रेटिक रिज्म के आगे क्या लगा दिया हमने? नॉन लगा दिया कि ना नहीं था सर, नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म था। अब हमने क्या किया? हमने उसको ब्रिंगिंग डाउन, सर हम उसे नीचे लेकर आगे, हमने उसे हटा दिया। कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम द कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। जब भी हम बात करते हैं कि सर जब कोई नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म जब हटता है या फिर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो वहां से चला जाता है,
तो देखा जाता है कि सर उस कंट्री की जो मिलिट्री पावर होती है ना, वो मिलिट्री पावर है ना गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लग जाती है। पर बच्चों इंडिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो सर पाकिस्तान में तो रूल कौन कर रही है, मिलिट्री ही तो रूल कर रही है। ऐसी कई सारी है ना साउथ एशियन कंट्रीज है जहां पे मिलिट्री आज भी रूल कर रही है, या फिर उनकी है ना कहीं बैक के अंदर उनकी पावर तो जरूर देखी गई है। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि हमारा जो ट्रांजिशन था, हमने इतने मूवमेंट किए, इसके बावजूद भी जो हमारा ट्रांजिशन था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सर हमारी गवर्नमेंट को मिलिट्री ने कंट्रोल नहीं किया। एंड एस्टेब्लिशिंग अ सॉवरेन एंड फंक्शनल स्टेट, और इसी के साथ साथ हमने हमारे ब्रिटिश रूल को तो उठा के बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर सर उसी के साथ साथ हमने एक है ना सोवरेन और एक फंक्शनल स्टेट को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। अब सर सोवरेन का मतलब क्या है, जिसके ऊपर किसी का भी है ना एक है ना प्रेशर नहीं है सर, वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है। क्या पहले हम सोवरेन थे जब ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर राज कर रहा था? नहीं थे सर। तो सर हम सोवरेन कब हुए? तो सर हम हुए थे 1947 में। याद रखना बच्चों, 1947 में हमें क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। फिर हम देखते हैं Most of the established democracies face the challenge of expansion। अब बात आती है कि सर जो डेमोक्रेसीज जो है ना एस्टैब्लिश हो चुकी है, अब चैलेंज आता है सर उसके एक्सपेंशन में। अब डेमोक्रेसी धीरे धीरे क्या करेगी, एक्सपैंड होगी। तो ऐसे में उसके सामने अब चैलेंज आएगा सर एक्सपेंशन का। पहला चैलेंज कौन सा था बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वो चैलेंज था सर, हम ही बता देते हैं, फाउंडेशनल चैलेंज। फिर हम देखते हैं सेकंड चैलेंज है एक्सपेंशन का। दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल दी रीजन्स। तो सर सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है अब हमारे सामने, सर हम ये तो समझ चुके हैं कि सर पहले तो उसका फाउंडेशन ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम देख रहे हैं कि सर हमारे जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है ना, उन सारे प्रिंसिपल्स को उन सारे रीजन्स के अंदर अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन। और ऐसा क्यों है सर, क्योंकि हमारे क्या है, कई सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, कई सारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस है। तो ऐसे में सर डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करना, उस डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को उन सभी रीजन्स में, उन सभी सोशल ग्रुप्स के ऊपर, उन सभी इंस्टीट्यूशंस तक अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स। तो सर अगर हमें एक्सपेंड करना है, अगर हमें डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर हम है ना इंश्योर करें ग्रेट पावर टू लोकल गवर्नमेंट की। सर जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उस लोकल गवर्नमेंट के पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पावर हो। जब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो हम बात कर रहे होते हैं सर हमारी पंचायत की। पंचायती राज जो है ना हमारे राजस्थान में, हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई जगह पे ये जो सिस्टम चल रहा है ना पंचायती राज, जिसका नाम आपने सुना होगा, तो सर ये पंचायती राज का जो सिस्टम है, इसी को तो हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर आपने कभी पंचायती राज का सिस्टम नहीं सुना है, तो आपने जरूर म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का नाम तो सुना ही होगा। जो म्युनिसिपल बोर्ड होता है ना, वो क्या होता है सर, ऑल ओवर जो हम समझ पा रहे हैं एक लोकल गवर्नमेंट ही होती है। फिर हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल टू ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। और इसी के साथ साथ सर फेडरल प्रिंसिपल। अब सर ये फेडरल प्रिंसिपल क्या है, तो फेडरल प्रिंसिपल का मतलब है सर हमारे पास कई सारे स्टेट्स हैं। अब उन सभी स्टेट्स को ये बताना, उन सभी स्टेट को, उन सभी रीजन्स को ये बता पाना कि सर हम सभी क्या है, एक फेडरेशन के पार्ट है। मतलब सर हम एक ही ग्रुप के बात है। कभी भी कोई आपसे पूछे कि सर आप कहाँ के रहने वाले हो, तो सर क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए कि हम इंडिया के हैं। हम कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो हमारा फेडरेशन है उसका नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सर इंडिया की ही तो हम बात कर रहे हैं। हमारा जो एक ओवरऑल जो ग्रुप है, जो ओवरऑल जो हमारा फेडरेशन है, उसका नाम क्या है, इंडिया है। फिर हम आगे देखते हैं, दिस ऑल्सो मीन्स दैट लेस एंड लेस डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द अरेना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो सर अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल की। तो सर डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि सर उसके अंदर है ना सर लगभग सारे डिसीजंस जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर ही होने चाहिए। उससे बाहर जो है, डेमोक्रेसी के बाहर जो है ना, बहुत कम ही ऐसे डिसीजन होने चाहिए जो लिए जाए। फिर हम आगे देखते हैं, मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसीज लाइक द यूएसए फेस दिस चैलेंज। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की और जब हम बात करते
करते हैं यूएसए की। तो सर ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इस चैलेंज को अभी फेस कर रही है। चैलेंज क्या है सर? चैलेंज ये रहा ना कि सर ज्यादा से ज्यादा है ना जो डिसीजन है वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर हो, और यही इंडिया के अंदर प्रॉब्लम फेस की जा रही है, क्योंकि सर पावर का जो अक्यूमुलेशन है वो एक जगह होकर रह गया है। अगर सर कुछ लीडर्स ने बोल दिया कि ये होना चाहिए कंट्री में, अगर कुछ लीडर्स ने एक ना डिसीजन ले लिया है तो आप उस डिसीजन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। The third challenge of deepening of democracy is faced by every democracy is one form or another। और सर अब जो हमारे सामने जो थर्ड चैलेंज आ रहा है वो है सर डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो सर फर्स्ट चैलेंज तो था फाउंडेशनल, सेकंड चैलेंज था एक्सपेंशन का, तो और थर्ड जो चैलेंज है वो है हमारे सामने डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की। सर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी है, सर जो डेमोक्रेसी वो एक्सपेंड हो चुकी है। अब जरूरी है कि सर जो डेमोक्रेसी की जो जड़ें है, जो इसके रूट्स है ना, वो ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाए, ज्यादा से ज्यादा डीप हो जाए। दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके लिए जरूरी है कि सर जो हम हमारे इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, हम उसको क्या करें, उनको स्ट्रेंथन करें। मतलब सर उनको है ना इतनी पावर दे, उनको इतना पावरफुल बनाए कि हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, वो हर तरीके के जितने भी उसके सामने चैलेंजेस आए ना, उससे आसानी से वो निपट सके। This should happen in such a way that people can realize their expectation फॉर डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर लोगों को ये लगना चाहिए कि सर अगर हम डेमोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं, हमारी जो लाइफ है वो अंडर डेमोक्रेसी है, तो सर डेमोक्रेसी ही हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को क्या करने वाली है, फुलफिल करने वाली है। मतलब सर अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ करना है, अगर हमें हमारे कुछ राइट्स चाहिए, हमारी जो कुछ एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ हमारी कौन फुलफिल कर सकती है, डेमोक्रेसी ही फुलफिल कर सकती है। बट ऑर्डिनरी पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी इन डिफरेंट सोसाइटीज। अब बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, डिफरेंट पीपल हैज अ डिफरेंट व्यूज। मतलब सर हर किसी के अपने अपने व्यूज हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी डेमोक्रेसी, वो कहती है कि सर आपके अपना व्यू हो सकता है, किसी अलग बंदे का बी पर्सन का जो है अपना व्यू हो सकता है, सी पर्सन का, डी पर्सन का, सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, और सभी के व्यूज को उतनी ही वेटेज दी जाएगी जितने आपके व्यूज को दी जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर हमारी डेमोक्रेसी में डिफरेंट सोसाइटीज आती हैं। अब सर डिफरेंट सोसाइटीज आएगी, डिफरेंट लोग जब एक साथ आएंगे तो सर उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन भी होगी डेमोक्रेसी से। देयरफॉर दिस चैलेंज टेक्स डिफरेंट मीनिंग्स एंड पार्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर ये जो चैलेंज है कि सर जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो डेमोक्रेसी से क्या है ना, अलग अलग है। तो ऐसे में सर डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है, जो डेमोक्रेसी का जो पाथ है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इन जनरल टर्म्स इट यूजुअली मीन्स स्टैंडिंग दोस इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। जब भी हम बात करते हैं इस चैलेंज की कि सर डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट जो लोग हैं, उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सर हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोगों के जो पार्टिसिपेशन है, जो लोगों का जो कंट्रोल है ना, वो डेमोक्रेसी के अंदर बढ़ाना होगा। मतलब सर अगर जब भी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी में, तो सर डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इसी के साथ साथ लोगों का ही उसमें कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो हम सर इस चैलेंज से उभर पाएंगे। अब हम देखते हैं दिस रिक्वायर्स एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड पावरफुल पीपल इन मेकिंग गवर्नमेंटल डिसीजंस। तो सर जब हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, जब हम बात कर रहे हैं लोगों के पार्टिसिपेशन की, लोगों के कंट्रोल की, तो हम ये देख सकते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा जब लोगों का कंट्रोल होगा डेमोक्रेसी में, ज्यादा से ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन होगा, तो सर वैसे ही धीरे धीरे सर जो रिच और जो पावरफुल जो पीपल का, जिनका गवर्नमेंटल डिसीजन में एक बहुत है ना बड़ा रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उनका एक कंट्रोल रहता है, जो इन्फ्लुएंस रहता है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये कब खत्म होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे। तो सर सबसे बड़ी जो पावर है डेमोक्रेसी के लिए वो क्या है, वो उसके खुद के लोग हैं। मतलब सर उसके वहां रहने वाले पीपल्स है, मतलब उसके सिटीजन्स है। ओके, अब हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या
देखा है। तो चलो स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से। जब हमने बात करी थी कि सर हमें है ना फर्स्ट चैप्टर तो पता नहीं था, और फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था सर कैसे डेमोक्रेसी जो है एक्सपैंड होती है इन गए 100 सालों के अंदर। फिर हम ये देखते हैं कि हमारी रीडिंग से हमने एक इम्प्रेशन को कंफर्म किया है, उस इम्प्रेशन को, इनिशियल इम्प्रेशन को हमने समझा है कि सर जो डेमोक्रेसी है वो एक है ना डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब सर जो भी है डेमोक्रेसी ही है, डेमोक्रेसी के बिना जीवन अधूरा सा है। फिर हम देखते हैं इट डज नॉट फेस अ सीरियस चैलेंज, और इसी के साथ साथ जो डेमोक्रेसी है उसका कोई चैलेंज नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर जो डेमोक्रेसी ने हमसे प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस आज तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं। जो सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक एग्जांपल हमने दिया है वो है सर इक्वालिटी का। सर आज भी डिस्क्रिमिनेशन पूरे इंडिया के अंदर हर जगह देखा जा सकता है। इसका मतलब सर जो डेमोक्रेसी ने हमसे प्रॉमिस किया था वो आज भी फुलफिल नहीं हो पाया है। फिर हम देखते हैं कि सर हाँ, हम इतना तो समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी का कोई चैलेंज नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, पर सर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सर डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस नहीं है। अब चैलेंजेस में हमने ये देखा कि सर कि जो हमारे है ना कई सारे सीरियस चैलेंज है जो डेमोक्रेसी जो है ना फेस कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि सर ये चैलेंजेस क्या होते हैं। तो सर चैलेंजेस का मतलब होता है डिफिकल्टीज जो डेमोक्रेसी को रन करने में, जो डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक रूल को गवर्न करने के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है उसे ही हम चैलेंज कह दिया करते हैं। पर सर एक मोटिवेशन कोट हमारे सामने है कि सर जब तक हमने डेमोक्रेसी के सामने, जब तक हमने हमारी लाइफ के सामने आने वाली डिफिकल्टीज को, जब हमारे चैलेंजेस को फेस नहीं किया, तो सर हम हमारी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी साथ ही साथ प्रोग्रेस है ना हम नहीं कर सकते। तो सर प्रोग्रेस करने के लिए, हमारी अपॉर्चुनिटीज को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफिकल्टीज को फेस करना होगा। फिर हम देखते हैं वंस वी ओवरकम अ चैलेंज वी गो अप टू अ हायर लेवल देन बिफोर। जब भी हम हमारे लाइफ में चैलेंजेस को फेस करेंगे, जब भी हम हमारी लाइफ के अंदर इन डिफिकल्टीज को फेस करेंगे, तो सर जब हम इनसे ओवरकम करेंगे, जब हम इससे निकल के बाहर आएंगे, तो सर हम हमारे लाइफ के एक हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्री हैज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। मतलब सर डिफरेंट कंट्रीज होगी तो सर उनकी वहां पे रहने वाले लोगों की आइडियोलॉजीज भी अलग अलग होगी ना, तो सेम वही आइडिया यहाँ पे चल रहा है। एटलीस्ट 1/4, तो आज भी ये देखा गया है कि एटलीस्ट 1/4 ग्लोब पे आज भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं पाई जाती। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो डेमोक्रेसी है उसके सामने जो सबसे पहला चैलेंज आ रहा है वो है सर फाउंडेशनल चैलेंज। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है उसको जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, उसका जो ट्रांजिशन है ना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक जो ऑटोक्रेटिक रूल होता है, या फिर हम बात कर लेते हैं जब एक है ना पावर एक जगह ही अक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ब्रिटिश रूल का, तो सर ब्रिटिश रूल से जब हमने डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन लिया तो ये फेस बहुत इजी नहीं था सर। हमने कई सारे स्ट्रगल्स किए, कई सारी हमारे सामने चुनौतियां आई, कई सारे डिसीजंस आए, उन सभी डिसीजंस को लेके ही तो सर हमने ट्रांजिशन किया ब्रिटिश रूल से डेमोक्रेसी तक। फिर हम देखते हैं दिस इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग डाउन द एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी हम है ना ट्रांजिशन करते हैं एक नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म से एक है ना डेमोक्रेटिक रिज्म में, तो हम ये देखते हैं कि सर कई बार है ना मिलिट्री जो होती है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेती है। पर सर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया ने एक एस्टैब्लिश किया था सोवरेन एंड फंक्शनल स्टेट। आज भी देखा गया है कि सर इंडिया एक भी बार इंडिया पे कभी भी मिलिट्री का रूल नहीं आया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो हमारी डेमोक्रेसी है वो काफी हद तक अपना जो मोटिव है वो सक्सेसफुली वो है ना अचीव कर चुकी है। साथ ही साथ अब सेकंड जो चैलेंज आता है वो होता है सर एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का क्या चैलेंज होता है सर, तो एक्सपेंशन का चैलेंज यही है कि सर जितने भी हमारे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स है ना उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स तक लेके जाए, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स तक लेके जाए, वेरियस इंस्टीट्यूशंस तक लेके जाए, और उनके ऊपर इन सभी प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट भी किया जाए। फिर हम देखते हैं इंश्योरिंग ग्रेटर पावर। अब ये कब हो पाएगा, जब हम हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसे ज्यादा से ज्यादा पावर देंगे, जब हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, जब हमारी पंचायत को, जब हम हमारी म्युनिसिपैलिटीज को जब हम ज्यादा से ज्यादा पावर देंगे, तभी हम एक है ना अच्छी डेमोक्रेसी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी को हम फॉर्म कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ हमें एक फेडरल प्रिंसिपल के बारे में इन सभी रीजन्स को, इन सभी लोकल गवर्नमेंट्स को बताना होगा कि सर आप एक फेडरेशन का पार्ट हो, आपको इस फेडरल प्रिंसिपल को मानना ही
होगा, क्योंकि सर अगर आपने इस फेडरेशन को नहीं माना तो सर हम हमारी डेमोक्रेसी को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर डेमोक्रेसी को फॉर्म करना है तो आपको इस फेडरल प्रिंसिपल को मानना होगा, एक फेडरेशन को आपको फॉर्म करना होगा। फिर हम ये देखते हैं कि सर इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स एटसेट्रा फॉल्स अंडर दिस चैलेंज। तो ऐसे में सर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो किसके सामने है? वुमेन्स के सामने है, माइनॉरिटी ग्रुप्स के सामने है। दिस आल्सो मींस दैट लेस एंड लेस डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द अरीना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो सर जब हम समझ सकते हैं कि सर डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट है तो सर जितने भी रूल्स है, जितने भी हमारे डिसीजंस है सर, वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक एक है ना प्रोसीजर, डेमोक्रेटिक जो कंट्रोल है उसके अंडर ही आने चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज के बारे में, तो सर अभी ये जो कंट्रीज है ये यही चैलेंज फेस कर रही है। अब ये चैलेंज इसलिए फेस कर रही है क्योंकि सर अब जो डेमोक्रेसी का जो एक ओवरऑल जो सिस्टम है ना, उसके अंदर जो पावर का जो अक्यूमुलेशन है वो है ना ज्यादा से ज्यादा कहां किया जा रहा है? वो आउटसाइड द अरीना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल के सारे लिया जा रहा है। मतलब सर धीरे धीरे जो कंट्रोल्स है, जो ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अब है ना जो रिच पर्संस है, जो एक है ना पावरफुल पर्संस जो होते हैं ना, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। द थर्ड चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसे में ही हमारे सामने जो थर्ड चैलेंज आता है वो होता है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ज्यादा से ज्यादा हम हमारी डेमोक्रेसी को क्या करें? डीपनिंग करें, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी गहराइयों तक उसको है ना उसकी जड़ें फैला दे, ताकि सर जो डेमोक्रेसी है ना वो वहां पे अटक जाए, वो वहां पे रुक जाए हमेशा के लिए। फिर हम देखते हैं कि सर इसके लिए हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारी डेमोक्रेसी को इन प्रैक्टिस में हमें क्या करना होगा? स्ट्रेंथन करना होगा, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा हमें पावर देना होगा। साथ ही साथ अब डेमोक्रेसी की जब हम बात कर लेते हैं तो सर डेमोक्रेसी के साथ एक वर्ड अटैच हो जाता है, एक्सपेक्टेशन। अब सर जब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर जो डेमोक्रेसी है उससे डिफरेंट क्या है? एक्सपेक्टेशन भी लोगों से की जाती है। देयरफॉर दिस चैलेंज टेक्स डिफरेंट मीनिंग्स एंड पास इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सर यही चैलेंज हमारे सामने है कि सर लोग जो है एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं डेमोक्रेसी से, और सर उनकी एक्सपेक्टेशन की जब फुलफिलमेंट नहीं किया जाता है या उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं, तब उन्हें लगता है कि नहीं सर जो डेमोक्रेसी है वो एक अच्छा रूल नहीं है। फिर हम देखते हैं इन जनरल टर्म्स, जब भी हम बात करते हैं जनरल टर्म्स की, अगर आपको डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाना हो, उसकी पावर्स को एनहांस करना हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा सर पीपल्स पार्टिसिपेशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कंट्रोल जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर लाया जाए। दिस रिक्वायर्स एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन। अब सर ये जो एक अटेम्प्ट है, ये ओवरऑल जो सिस्टम है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सर रिच और पावरफुल पीपल्स का जो इन्फ्लुएंस है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे, डेमोक्रेसी पे, उसको कम से कम किया जाए। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंटल डिसीजंस हैं उसमें है ना पीपल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, पीपल्स कंट्रोल को उसमें बढ़ाया जाए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे स्कोर्स अलग यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।